दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल एजुकेशन 101% में हार्दिक स्वागत है। कल की क्लास में हम लोगों ने देखा कि किस तरह से कुषाण वंश का एक सामंत श्रीगुप्त धीरे धीरे साम्राज्य स्थापित करता है और ये गुप्त वंश की नींव डालता है। उसके बाद क्या हुआ कि इसके आने वाले पीढ़ी है चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, जो एक छोटे से भूभाग पर श्रीगुप्त ने अपने साम्राज्य की नींव रखी थी, उसको एक मजबूत सुदृढ़ साम्राज्य के रूप में परिवर्तित करने का कार्य किया। उसके बाद हम देखते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसकी उपाधि विक्रमादित्य की थी, वो आता है। उसने भी संघर्ष का रास्ता चुना। साथ में उसने क्या किया कि संघर्ष के साथ साथ अपने साम्राज्य को फैलाने में उसने वैवाहिक संबंधों का भी सहारा लिया। ये सब चीजें हम लोगों ने कल की क्लास में देख लिया था। आज की क्लास में हम लोग इससे आगे का अध्ययन करने का प्रयास करेंगे कि कहां से पेपर में प्रश्न निकल के आते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बाद इसका पुत्र कुमारगुप्त प्रथम शासक बनता है। कुमारगुप्त प्रथम, या हम कह सकते हैं कि इसको महेंद्रादित्य की भी उपाधि जो प्राप्त थी, ये शासक सत्ता संभालता है। कब संभालते हैं? तो ये 415 ईस्वी में जो है अपनी शासन सत्ता, अपनी गद्दी पर जो है सुदृढ़ होते हैं, बैठते हैं। अब हम देखते हैं कि कुमारगुप्त प्रथम, कुमारगुप्त प्रथम, इसकी उपाधि क्या थी? इसकी एक उपाधि थी महेंद्रादित्य। ये शासन सत्ता कब से चलाते हैं? 415 ईस्वी से 455 ईस्वी तक। ये कुमारगुप्त प्रथम या महेंद्रादित्य, ये चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी जो है ध्रुव देवी, चंद्रगुप्त द्वितीय, इनकी पत्नी कौन सी है? पत्नी ध्रुव देवी। ध्रुव देवी से उत्पन्न पुत्र है। ये चंद्रगुप्त द्वितीय का पुत्र, इसकी माता का नाम ध्रुव देवी। इसकी शादी जो है एक अभिलेख है, अभिलेख के माध्यम से हमको पता चलता है। उस अभिलेख का नाम है तालगुंड अभिलेख। तालगुंड अभिलेख से हमको यह पता चलता है कि ये कदम वंश का राजा है। कदम वंश का राजा कौन सा? काकुत्स वर्मन। उसने क्या किया कि इस कुमारगुप्त के साथ अपनी पुत्री की शादी कर दी। कहां से पता चला हमको? ये तालगुंड अभिलेख है। तालगुंड अभिलेख में क्या लिखा हुआ है कि एक कदम वंश का राजवंश है, कदम राजा है। उसने, उसका नाम क्या है? काकुत्स वर्मन। इसने क्या किया कि अपनी पुत्री की शादी इससे कर देता है। पता हमको कहां से चला? तालगुंड अभिलेख से। उसमें कौन सा? काकुत्स वर्मन नामक राजा है जो कदम वंश का है। उसने अपनी पुत्री की शादी कुमारगुप्त प्रथम से कर दी। ये कुमारगुप्त, जैसे हम लोगों ने पहले देखा था कि मौर्य वंश का शासक अशोक था, उसने अभिलेख लिखवाने पर अपने शासन सत्ता में जो अभिलेखों के माध्यम से जो है जनता तक अपनी बात फैलाता था। कुमारगुप्त प्रथम ने भी क्या किया कि गुप्त वंश का जब यह शासक होता है तो इसने भी अभिलेख लिखवाया। अर्थात हम कह सकते हैं, पेपर पूछता है कि किस शासक ने गुप्त वंश में सर्वाधिक अभिलेख लिखवाए, तो कुमारगुप्त प्रथम, इसने गुप्त वंश में सर्वाधिक अभिलेख लिखवाए। सर्वाधिक अभिलेख किसका प्राप्त हुआ है? तो सर्वाधिक अभिलेख इसी का प्राप्त हुआ है। अभिलेखों की संख्या कितनी है? इसकी संख्या जो है 18 है। इसकी संख्या 18 है। और क्या हुआ कि ये जो कुमारगुप्त है, इसके समय के जो है एक मुद्रा का भंडार प्राप्त हुआ। मुद्रा का भंडार प्राप्त हो गया। कहां से प्राप्त हुआ? मुद्रा भंडार जो है प्राप्त हुआ ये राजस्थान। अब राजस्थान में कहा? भरतपुर जिले में। राजस्थान के भरतपुर जिले में, भरतपुर जिले में। और ये कहां पर? ये स्थान है बयाना, बयाना मृदभांड। यहां से इसके जो है काफी मात्रा में, एक बड़ी संख्या में जो है मुद्रा प्राप्त हुई। कितनी मुद्राएं प्राप्त हुई? 623 मुद्रा प्राप्त हो गई। 623 मुद्राएं कहां से प्राप्त हुई? बयाना। ये राजस्थान के भरतपुर जिले में जो है बयाना है स्थान है, वहां से इसके समय की 623 मुद्राएं प्राप्त हुई। ये मुद्राएं कैसी हैं? तो ये मुद्रा जो है मयूर शैली की है। मयूर शैली में ये मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। उसका बनावट कैसी थी? ये मयूर आकृति की थी। कुमारगुप्त प्रथम जो था, ये शिक्षा के प्रति लोगों को जागृत करने के लिए, शिक्षा
में जोड़ने के लिए लोगों को प्रेरित कर रहा था और अपने समाज को शिक्षित करने के लिए इसने क्या किया कि एक नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवा दी। ये नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाता है और कहता क्या है कि लोग शिक्षित हों। जब लोग शिक्षित होंगे तो जागरूकता बढ़ेगी, शासन सत्ता सुचारू ढंग से चलाया जा सकता है। साथ में शासन सत्ता को चलाने के लिए जो कर्मचारी अधिकारी होंगे वो भी आसानी से मिल जाएंगे। किसकी स्थापना करवाता है? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाता है। शिक्षा जगत के लिए एक अच्छा कार्य किया, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवा दी कुमारगुप्त प्रथम महेंद्रादित्य। इसका दरबारी कवि था, वत्स भट्ट नाम था। वत्स भट्ट ने क्या किया कि इसकी प्रशंसा में एक अभिलेख लिखवाता है। इसकी प्रशंसा, अच्छे कार्य किए, जितने भी युद्ध इसने जीता या समाज के लिए इसने क्या किया, उसकी प्रशंसा में वत्स भट्ट जो इसका दरबारी कवि था। कौन था? ये दरबारी कवि है। दरबारी कवि इसने क्या किया कि एक अभिलेख लिखवाया। कौन सा अभिलेख लिखवाया? ये मंदसौर अभिलेख। मंदसौर अभिलेख जो है ये हम कह सकते हैं कि इस कुमारगुप्त प्रथम की जो है प्रशस्ति है। ये प्रशस्ति हम इसको कह सकते हैं क्योंकि इसमें इसकी प्रशंसा लिखी है। किसने लिखी है? कि इसका दरबारी कवि वत्स भट्ट ने इसमें इसकी प्रशंसा लिखी है मंदसौर अभिलेख में। कुमारगुप्त प्रथम के शासन काल में प्रथम अभिलेख ये लिखवाता। कुमारगुप्त अपने शासन में प्रथम अभिलेख लिखवाता है। पहला अभिलेख इसने लिखवाया। ये लिखवाया कहां पे? ये उत्तर प्रदेश का एटा जिला है। ये उत्तर प्रदेश के एटा जिले में लिखवाता है। कौन सा अभिलेख लिखवाता है? यह बिलसंड अभिलेख लिखवाता है। उत्तर प्रदेश के एटा जिले में जो इसका अभिलेख प्राप्त हुआ है उसको कहते हैं बिलसंड अभिलेख। ये बिलसंड अभिलेख। अब बिलसंड अभिलेख में इसने लिखवाया क्या? इसने कुमारगुप्त प्रथम के शासन तक, या हम यूं कह सकते हैं जो कुमारगुप्त प्रथम था उससे पहले जितने भी इसके पूर्वज थे इसकी वंशावली लिखवाई। कब तक? कुमारगुप्त प्रथम तक ये जो है वंशावली इसमें लिखी गई है। इस कुमारगुप्त प्रथम का एक अभिलेख प्राप्त हुआ है उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जिले। फैजाबाद मतलब ये अयोध्या वाला एरिया, उत्तर प्रदेश के अयोध्या वाले क्षेत्र में, अयोध्या वाला एरिया जो इसमें एक इसका अभिलेख प्राप्त हुआ है। इस अभिलेख में क्या है कि एक शिव की प्रतिमा है। शिव की प्रतिमा इसने बनवाया। शिव की प्रतिमा के अधोभाग में इसने अपना अभिलेख लिखवा दिया। शिव की प्रतिमा भी है, साथ में इसने क्या किया कि उसमें अपना अभिलेख भी लिखवा दिया। ये जो अयोध्या में इसका अभिलेख प्राप्त हुआ है, शिव प्रतिमा के साथ में जो अभिलेख प्राप्त हुआ है, इसको कहते हैं हम करमदंडा अभिलेख। इसका एक अभिलेख प्राप्त हुआ उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले में। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिला, इलाहाबाद क्या आजकल इसका नाम है प्रयागराज जिला। प्रयागराज जिला प्राप्त हुआ है। इसकी क्या खासियत है? इसमें भगवान बुद्ध की मूर्ति बनी हुई है। भगवान बुद्ध की मूर्ति है। उसके निचले भाग में इसको जो है इसने लिखवा दिया। निचले भाग में, मूर्ति के निचले भाग में इसने अपना लेख लिखवा दिया। और इस लेख को जो ये उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से प्राप्त हुआ है कुमारगुप्त प्रथम का अभिलेख, इस अभिलेख को मनकुंवर अभिलेख कहते हैं। मनकुंवर अभिलेख कहते हैं। इस कुमारगुप्त प्रथम का एक अभिलेख प्राप्त हुआ है मध्य प्रदेश में। कहां? यह मध्य प्रदेश में प्राप्त हुआ। मध्य प्रदेश में कौन सा स्थान है? ग्वालियर। ग्वालियर यहां से प्राप्त हुआ है। इस अभिलेख को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं तुमैना अभिलेख। तुमैना अभिलेख। इस अभिलेख में क्या है? इस अभिलेख में इस कुमारगुप्त प्रथम को कहा गया है कि यह शरदकालीन सूर्य की भांति है। अर्थात शरद ऋतु में, जब शरद ऋतु शुरू होती है तो हमको सूर्य अच्छा लगता है, या सूर्य की हमको आवश्यकता होती है, या वो हमारे ऊपर जो है एक अच्छी छाया डालता है। उसी तरीके से मध्य प्रदेश के ग्वालियर अभिलेख में कहा गया है, जो तुमन अभिलेख हम जिसको कहते हैं, उसमें क्या कहा गया है कि ये कुमारगुप्त प्रथम जो है
ये शरद कालीन सूर्य की भांति है, शरद कालीन सूर्य की भांति है, सूर्य की भांति है। अर्थात ये हमारी देख रेख या हमको प्रिय है, हमारी देख रेख अच्छी तरह से करता है, जिसकी वजह से हमको काफी लोकप्रिय है या काफी प्रिय है जनता को। इसके अलावा कुमारगुप्त प्रथम का एक अभिलेख बांग्लादेश में प्राप्त हुआ है। कहां? बांग्लादेश में। बांग्लादेश में कहां? ये दिनाजपुर, बांग्लादेश के दिनाजपुर। बांग्लादेश के दिनाजपुर में स्थान कौन सा है? दामोदरपुर। यहां से एक अभिलेख क्या इसका ताम्र पत्र प्राप्त हुआ है, ताम्र पत्र प्राप्त हुआ है। इस ताम्र पत्र में क्या उल्लिखित है कि जो ये बांग्लादेश के दिनाजपुर के दामोदरपुर नामक स्थान से प्राप्त हुआ हमको, उसमें ये क्या लिखा हुआ है कि इसके शासन सत्ता के बारे में जानकारी का जो स्रोत मिला हमको, शासन सत्ता कैसी चलती थी या शासन सत्ता में अधिकारी किस तरीके से कार्य करते थे, उसके बारे में जानकारी हमको कहां से प्राप्त हुई? बांग्लादेश के दिनाजपुर में दामोदरपुर नामक स्थान से जो ताम्र पत्र प्राप्त हुआ है उससे हमको जानकारी प्राप्त थी। शासन सत्ता, साथ में ये जो बिक्री, जमीनों की बिक्रिया होती थी, जैसे आजकल रजिस्ट्री होती है, तो रजिस्ट्री के लिए हम लोग कहीं जाते हैं, जमीन की जहां खरीद फरोख्त होती है, तो वहां कुछ प्रोसेस ऐसे होते हैं जिनको पूरा करने के बाद ही हम किसी की जमीन खरीद सकते हैं या किसी को जमीन अपनी बेच सकते हैं। उसी तरीके से इसकी जानकारी अगर हमसे पेपर में पूछे कि कहां से प्राप्त होती है, तो ये कुमारगुप्त या गुप्त कालीन जो शासन व्यवस्था या जमीनों की खरीद फरोख्त की जानकारी, ये बांग्लादेश के दिनाजपुर का जो दामोदरपुर ताम्रपात्र से पता चलती है हमको। इस ताम्रपात्र में भूमि संबंधी अधिकारियों के क्रियाकलापों की जानकारी है, कि क्रियाकलापों की जानकारी है। उसके बाद इसका लड़का शासन सत्ता संभालता है स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त, इसको जो है क्रमादित्य भी कहा जाता है। ये 455 ईस्वी से 467 ईस्वी तक शासन सत्ता चलाता है। एक कहोम अभिलेख है। कौन सा अभिलेख है? कहोम अभिलेख। इस कहोम अभिलेख में इसको कहते हैं शक्रादित्य। शक्रादित्य की उपाधि जो है इसको कहोम अभिलेख में वर्णित है। स्कंदगुप्त के शासन सत्ता की एक सबसे बड़ी जो कहानी क्या थी कि इसके समय में हूणों ने आक्रमण किया। स्कंदगुप्त के शासन सत्ता जब चल रही थी तो हूणों ने आक्रमण किया। हूण क्या थे? एक बर्बर जाति थी, एक लड़ाकू जाति थी। उन लोगों ने इस स्कंदगुप्त के शासन सत्ता पे आक्रमण कर दिया या गुप्त वंश वालों के ऊपर आक्रमण कर दिया, लेकिन वो एक भूल कर गए। उनको ये नहीं मालूम था कि उस समय जो है गुप्त वंश का एक प्रतापी, एक शक्तिशाली शासन सत्ता पर काबिज है। स्कंदगुप्त ने इनको बुरी तरह से पराजित किया, इतनी बुरी तरह से पराजित किया कि हूण पीछे मुड़कर देखना भी जो है मुनासिब नहीं समझते थे। उनको यह एहसास हुआ कि अगर हम पीछे मुड़ के देखेंगे तो स्कंदगुप्त की सेना आएगी, स्कंदगुप्त आएगा और हमको जो है जान से भी हाथ धोना पड़ेगा। हूण बुरी तरह से पराजित होते हैं और जो ये स्कंदगुप्त गुप्त वंश वालों की भूभाग थी जिस पर शासन सत्ता चला रहे थे, वहां से काफी दूर निकल गए। इसकी जानकारी हमको कहां से प्राप्त होती है? तो इसकी जानकारी हमको दो अभिलेखों से प्राप्त होती है। एक जूनागढ़ अभिलेख और दूसरी जो है भीतरी स्तंभ लेख। इन दोनों अभिलेखों के माध्यम से हमको यह पता चलता है कि स्कंदगुप्त ने हूणों को बुरी तरह से पराजित किया था। यह स्कंदगुप्त का जो जूनागढ़ अभिलेख था, जूनागढ़ अभिलेख, जिसमें हूणों के पराजय का वर्णन है, इसमें हूणों के पराजय का वर्णन है कि हूण पराजित हुए। ये स्थित कहाँ है? ये जो है सौराष्ट्र प्रांत में स्थित है। सौराष्ट्र प्रांत में जो है, सौराष्ट्र प्रांत में कहा? ये जूनागढ़ के में अवस्थित है। सौराष्ट्र प्रांत के जूनागढ़ में अवस्थित है। इसमें वर्णित क्या है
कि जब स्कंद गुप्त जो है हूणों को पराजित करता है तो वहां पर अपना एक प्रतिनिधि अर्थात राज्यपाल नियुक्त करता है। सौराष्ट्र प्रांत में जो है अपनी शासन सत्ता सुचारू ढंग से चलाने के लिए यह राज्यपाल नियुक्त करता है। राज्यपाल किसको नियुक्त करता है? पर्णदत्त को। पर्णदत्त को अपना राज्यपाल नियुक्त करता है। इस अभिलेख को, जो जूनागढ़ अभिलेख है, इसका सबसे पहले पता किसने लगाया? जेम्स प्रिंसप ने। जेम्स प्रिंसप को यह सबसे पहले मिला। कब मिला? 1832 ईस्वी में। 1832 ईस्वी में जेम्स प्रिंसप को मिला। और जब इनको यह अभिलेख पता चला, अभिलेख मालूम हुआ, तो इन्होंने क्या किया जेम्स प्रिंसप ने कि इसको सबसे पहले एक पत्रिका छपती थी, बंगाल से एक पत्रिका छपती थी, उसमें इन्होंने इसका जो है उल्लेख किया। उस पत्रिका का क्या नाम था? जर्नल ऑफ एशियाटिक सोसाइटी। जर्नल ऑफ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। इसके 7वें संस्करण में इसको प्रकाशित कराया। 7वें संस्करण में इसको प्रकाशित करवाया। यह पत्रिका थी जो बंगाल से छपती थी, जर्नल ऑफ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। इसके 7वें संस्करण में 1832 ईस्वी में जब अभिलेख का पता चल गया तो उन्होंने इसको सबसे पहले प्रकाशित करवाया। इसका एक अभिलेख प्राप्त हुआ, ताम्रपत्र प्राप्त हुआ। कहां से? इंदौर के बुलंदशहर। बुलंदशहर, इसको कहते हैं इंदौर ताम्रपत्र। इसमें वर्णित क्या है? ये जो स्कंद गुप्त है या गुप्त वंश वाले हैं, ये धर्म को बढ़ावा दे रहे थे। उसके लिए ये लोग दान आदि करते थे। जैसे हिंदू धर्म, सनातन धर्म में एक चीज है कि अगर आप दान करेंगे तो आपकी यश और कीर्ति में वृद्धि होगा। तो ये लोग भी स्कंद गुप्त या गुप्त वंश वाले भी धर्म को बढ़ावा दे रहे थे। सनातन धर्म को मानने, वैष्णव धर्म को मानने वाले थे। ये क्या किए कि एक ताम्रपत्र में उल्लिखित है कि जिसको हम कहते हैं इंदौर ताम्रपत्र। है कहाँ ये अवस्थित? इंदौर के बुलंदशहर में। इसमें क्या है कि सूर्य का एक मंदिर है। सूर्य के मंदिर, इसमें पूजा के लिए, सूर्य के मंदिर में पूजा के लिए। और साथ में क्या है कि इस पूजा में किस चीज की आवश्यकता है? सूर्य मंदिर में जो है दीपक जलती रहे, दीपक जलती रहे, इसके लिए दान दिए जाने का उल्लेख है। दान दिए जाने का वर्णन इस इंदौर ताम्रपत्र में है। इस स्कंद गुप्त का एक अभिलेख मध्य प्रदेश से प्राप्त हुआ है। मध्य प्रदेश में कहां से? रीवा जिला। रीवा जिला। स्थान कौन सा है? सुपिया। इसको हम लोग क्या कहते हैं कि सुपिया अभिलेख इसको कहा जाता है। सुपिया अभिलेख कहा जाता है। इसमें वर्णित क्या है कि जैसे हम लोगों ने देखा था कि गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। हमको जानकारी कहां से मिली थी? तो हमको जानकारी मिली थी कि प्रयाग प्रशस्ति से। तो यह मध्य प्रदेश का रीवा जिला है, जो सुपिया नामक स्थान से एक सुपिया का अभिलेख प्राप्त हुआ है। उसमें क्या वर्णित है कि इस गुप्त वंश का जो है वंशावली या गुप्त वंश का संस्थापक घटोत्कच है। घटोत्कच कहा जाता है इस सुपिया अभिलेख में कि इस गुप्त वंश का संस्थापक या गुप्त वंश की शुरुआत करने वाला कौन सा है? घटोत्कच वंश। इस सुपिया अभिलेख में इस वंश को जो है घटोत्कच वंश भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है कि यह घटोत्कच वंश है, गुप्त वंश नहीं है, यह घटोत्कच वंश है। इस स्कंद गुप्त का अंतिम अभिलेख, पेपर में कभी कभी पूछता है कि इसका अंतिम अभिलेख कौन सा है। अंतिम अभिलेख, स्कंद गुप्त का अंतिम अभिलेख इलाहाबाद में, इलाहाबाद अर्थात प्रयागराज में। प्रयागराज में कहा? करछना तहसील है। करछना तहसील में कौन सा? गढ़वा नामक स्थान से। गढ़वा नामक स्थान से जो है इसका अभिलेख प्राप्त हुआ। अर्थात हम कह सकते हैं कि गढ़वा अभिलेख, इसको हम कह सकते हैं गढ़वा अभिलेख। इसका अंतिम अभिलेख है, स्कंद गुप्त का जो है अंतिम अभिलेख गढ़वा अभिलेख। कहां से प्राप्त हुआ है? इलाहाबाद के करछना तहसील में गढ़वा नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। जैसे हम लोगों ने देखा था कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने जब मालवा क्षेत्र में विजय प्राप्त की तो उसने एक व्याघ्र आकृति की शैल चांदी का सिक्का जारी किया था।
इसने क्या किया, इसने वृषभ आकृति का सिक्का जारी कर दिया, वृषभ शैली का जो है सिक्का जारी कर दिया। वृषभ अर्थात बैल की आकृति का जो है इसने स्कंदगुप्त ने एक सिक्का जारी किया, नया सिक्का जो है नई आकृति का नया सिक्का ढाला, जो हम वृषभ शैली कह सकते हैं। गुप्त वंश का अगला शासक जहां से पेपर में प्रश्न निकल के आते हैं भानुगुप्त था। भानुगुप्त से केवल एक प्रश्न निकल के आता है कि भानुगुप्त ने एक एरण अभिलेख लिखवाया था। कौन सा एरण अभिलेख? ये कब? 510 ईस्वी में। 510 ईस्वी में भानुगुप्त ने एक एरण अभिलेख लिखवाया था। एरण अभिलेख में उल्लेखित क्या है कि इस भानुगुप्त का मित्र है। मित्र कौन है? गोपराज नाम का। गोपराज इसका मित्र है। जो गोपराज इसका दोस्त था, इसका मित्र था, वो क्या करता है कि इसकी तरफ से, भानुगुप्त की तरफ से लड़ते हुए, किसके विरुद्ध लड़ रहा था? हूणों के विरुद्ध लड़ रहा था। हूणों के विरुद्ध लड़ते हुए मारा गया। एक युद्ध हुआ, हूण पुनः आक्रमण करते हैं गुप्त शासन सत्ता के ऊपर, क्योंकि हूण एक लड़ाकू जात थी, उन्हें अपनी बेइज्जती का बदला लेना था। अभी हम लोगों ने पीछे ही देखा कि स्कंदगुप्त जो था उसने इनको बुरी तरह से पराजित किया। कुछ समय के बाद हूण पुनः जो है गुप्त वंश पर, भारत पर आक्रमण करते हैं। उस समय भानुगुप्त का शासन सत्ता संचालित थी। उसके तरफ से लड़ता हुआ उसका एक दोस्त था, उसका एक मित्र था जिसका नाम था गोपराज, लड़ता हुआ मारा गया। इसकी पत्नी जो है सती हो जाती है। पत्नी जो है सती हो गई, अर्थात इसकी मृत्यु के बाद पत्नी जो है जीवित अवस्था में ही चिता पर लेटकर स्वयं आत्मदाह कर लेती है। उसको कहते हैं सती प्रथा। तो ये सती हो गई। इससे भानुगुप्त इतना प्रभावित हुआ, इतना परेशान हुआ, उसने क्या कहा कि अपनी मित्र की याद में हमको कुछ करना चाहिए। उसने अपने मित्र को अमर करने के लिए, अपने मित्र को हमेशा याद रखने के लिए उसने एक अभिलेख लिखवा दिया, एरण अभिलेख, जिसमें सती प्रथा का पहला अभिलेख है। ये सती प्रथा में का पहला प्रथम अभिलेखीय प्रमाण, अगर हम कहें अभिलेखीय प्रमाण जो है ये सती प्रथा का पहला है। सती प्रथा का पहला अभिलेखीय प्रमाण भानुगुप्त का एरण अभिलेख। इसके बाद गुप्त वंश का जो है शासन सत्ता की नींव हिलना शुरू होती है। शासन सत्ता कि जो बड़ा सा महल था और धीरे धीरे चरमराना शुरू होता है। भानुगुप्त के बाद जो है वैश्यगुप्त गुप्त वंश का शासक बनता है। गुप्त वंश का अगला शासक बनता है वैश्यगुप्त। उसके बाद दूसरा बनता है कुमारगुप्त द्वितीय। इस वंश का अंतिम शासक गुप्त वंश का अंतिम शासक हम कह सकते हैं विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त ये अंतिम शासक था। इसके बाद लगभग जो हम कह सकते हैं कि गुप्त वंश की शासन सत्ता समाप्त हो गई। एक छोटे से एरिया में इनका जो कोई वंशज था शासन सत्ता स्थापित करके चला रहा था, लेकिन ये जो विशाल साम्राज्य था गुप्त वंश वालों का, ये लगभग समाप्त हो चुका था। इस वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त था। गुप्तों के पतन के बाद नए नए राजवंशों का उदय हुआ। जैसे हमेशा हम लोगों ने देखा कि एक एक नए नए जब किसी का पतन होता है तो नए नए राजवंशों का उदय होता है। उसी तरीके से गुप्तों का भी जब पतन हुआ तो एक नए नए राजवंशों का उदय हुआ। जैसे वल्लभी में क्या हुआ, मैत्रेय वंश ने अपनी शासन सत्ता शुरू कर दी। थानेश्वर में पुष्यभूत वर्धन वंश के शासन सत्ता स्थापित करते हैं ये लोग। कन्नौज में मखौरी और बंगाल में चंद्रवंशवासियों की शासक सत्ता स्थापित हो जाती है। मगध के क्षेत्र में, छोटे से क्षेत्र में गुप्त वंश का कोई प्रतिनिधि शासन सत्ता स्थापित कर कि अपनी शासन सत्ता चला रहा था। आज की क्लास में बस इतना ही। अब अगली क्लास में, कल की क्लास में हम लोग देखते हैं गुप्त वंश की जो है सांस्कृतिक विशेषता क्या थी। गुप्त वंश की सांस्कृतिक विशेषताओं में से कहां से प्रश्न निकल के आते हैं। आज की क्लास में बस इतना ही। अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, साथ में शेयर भी करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।